आज हमने वेबसाइट डेवलपमेंट का जो कोर्स स्टार्ट किया था उसका पार्ट 3 है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था वेबसाइट डेवलपमेंट क्यों मुतारिफ करवाई गई, वेबसाइट डेवलपमेंट क्यों ही आई, उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। जब हम लोग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे थे तो वेब एप्लीकेशन की क्यों ज़रूरत महसूस हुई, जिस पे फिर हमें पता लगा कि हमारे पास वो विद सर्वर कनेक्टेड नहीं था। हमारा एक कंप्यूटर में जो चीज़ चल रही थी वो एक ही कंप्यूटर तक रहती थी, बाकी लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। अगर हम सेम सॉफ्टवेयर सब में इंस्टॉल भी कर रहे थे तब भी ये इशू था कि अगर एक से वो अपडेशन हो रही थी तो दूसरे में अपडेशन नहीं हो रही थी। फिर हमने उसके बाद ये देखा कि हम एक में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें एक सर्वर में, और उस सर्वर के साथ एक कंप्यूटर में हमने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया सर्वर के साथ, और बाकी कंप्यूटर ने उसके साथ कनेक्ट कर लिया, उसको एक्सेस कर लिया। जैसे एक वेबसाइट बना दी गई, एक जगह उसका सर्वर पड़ा है, कंट्रोलर पड़ा है, हम जो भी चाहे वो उस वेबसाइट को खोल के उससे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। हमने ये चीज़ देखा। फिर हमने देखा कि वो जो यूज़र होता है, जैसे हम कोई भी वेबसाइट हम देखते हैं, हम वेबसाइट सर्च करें, हम वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं तो हम क्या हैं, यूज़र हैं, यानी कि हम क्लाइंट हैं। और जहाँ जो आगे वेबसाइट से जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सर्वर है, यानी कि हमारा और उस सर्वर का जो कनेक्शन था वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर था। जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो होता है, यानी कि वो क्या होती हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, ये हमने देखा था। उसके बाद हमारा थोड़ा सा डिस्कस हुआ था MVC आर्किटेक्चर, वन टायर, 2 टायर, 3 टायर और मल्टी टायर आर्किटेक्चर। और एक कंसेप्ट मैंने बोला था फुल स्टेट डेवलपर। फुल स्टेट डेवलपर क्या होता है उनका, जैसे कहते हैं कि फुल स्टेट डेवलपर बनना है, वो होता क्या है, लोगों को ये भी कंसेप्ट नहीं पता, तो उस कंसेप्ट को अब बताना पड़ेगा किस तरह है। MVC आर्किटेक्चर आज का टॉपिक है। MVC आर्किटेक्चर 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। MVC आर्किटेक्चर हम देख लेते हैं। MVC क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर है यानी कि इसमें कोई मॉडल है जिस पे कंट्रोलर भी हमने देखना है और उसका व्यू भी है, यानी कि एक मॉडल पे व्यू और कंट्रोलर की दो फंक्शनैलिटी डिपेंड कर रही हैं। अब किस तरह, अब जब हमने उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखी थी टाइप्स देखी थी, एक थी स्टैटिक एक थी डायनामिक। अब स्टैटिक और डायनामिक का कंसेप्ट भी आपको बताया था कि जो स्टैटिक होती है वो हमें जस्ट डिस्प्ले शुरू कराती है, उसके साथ डाटा इंट्रैक्शन नहीं होती। जो स्टैटिक होती है वो क्या करती है, वो जस्ट हमें व्यू करवाती है, उसके साथ डाटा इंट्रैक्शन नहीं होती। जो हमारी स्टैटिक होती है वो क्या होती है, व्यू होती है। अब हम एक दफ़ा मॉडल को हटा देते हैं, हम देखते हैं व्यू का क्या कंसेप्ट था। स्टैटिक क्या थी, यानी कि वो जस्ट हमें व्यू करवा रही थी। जब हम आगे नेक्स्ट पार्ट पे गए, हम स्टैटिक से कहाँ गए, हम गए सर्वर पे। स्टैटिक थी वो हमारे पास जस्ट व्यू हमें करवा रही थी। स्टैटिक के बाद हमने क्या किया कि हमने जो हमारे स्टैटिक थी उसको हमने सर्वर के साथ कनेक्ट किया। जब हमने उसको सर्वर के साथ कनेक्ट किया आगे, तो वो डाटा ट्रांसफ़र करने लगी, डाटा लेने लगी, हमें डाटा का इनपुट आउटपुट होने लगे, डाटा की प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, प्रोग्रामिंग हुई। जब प्रोग्रामिंग हुई तो क्या चीज़ पुट हुई, कंट्रोलर। अब उस कंट्रोलर के पुट होने के साथ अब हमारा ये जो सब कुछ, हमारी जो स्टैटिक थी, स्टैटिक के बाद वो डायनामिक में कन्वर्ट हुई, और उसके बाद जब हम सर्वर के बाद जो सर्वर में हम डाटा इंसर्ट करते हैं वो तो ख़त्म हो जाएगा, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या आगे यूज़ करते हैं, हम डाटाबेस। तो वो आगे डाटाबेस में जाने लगी। अब जब डाटाबेस गया तो डाटाबेस हमारे पास क्या है, मॉडल। अब आप कहेंगे ये तो अपोजिट कंसेप्ट है भाई, MVC है मॉडल व्यू कंट्रोलर की बात हो रही है, तो पहले व्यू हो रहा है, फिर कंट्रोलर का फंक्शनैलिटी यूज़ हो रही है, और एंड में मॉडल आ रहा है। पहले आना मॉडल चाहिए। एक ये सवाल है। अब इस सवाल का जवाब ये है कि जैसे हम देखते हैं MBBS की जब एब्रीविएशन आती है तो आती है बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, फिर तो वो भी आना चाहिए ना BMBS, लेकिन नहीं है ना, MBBS है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास कोई वर्ड है और उसकी एब्रीविएशन है और उसकी एब्रीविएशन की जो फंक्शनैलिटी है वो भी उसी तरह वर्क करें, आगे पीछे हो सकती हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को ओवरव्यू कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हमारे पास स्टैटिक होती है, स्टैटिक वेबसाइट। और स्टैटिक वेबसाइट में हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक में हमारे पास दो चीज़ें यूज़ हो रही थी, HTML और CSS। ये दो कंसेप्ट यूज़ हो रहे थे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो हमारे पास यूज़ हो रही थी, ये हमारे पास किस लिए यूज़ होती थी, डिज़ाइनिंग के लिए। हमारे पास किस लिए यूज़ हो रही थी कि हम उसको डिज़ाइन कर लेते थे। हमारा जो मॉडल था हम उसको डिज़ाइन कर लेते थे। डिज़ाइन किस लिए कर लेते थे, व्यू करने के लिए। जैसे हमारी बात हुई थी कि एक स्कूल का पेज है, अब स्कूल की एक वेबसाइट है, जब हमने उसको खोला उन्होंने हमें बता दिया कि इस क्लास की ये है,
हमारे स्कूल की ये यूनिफॉर्म है, ये पैटर्न है, ये टाइमिंग है, ये चीज़ है। लेकिन उसमें उन्होंने हमें कोई ये नहीं दिया जिसमें हम लॉगिन करें, लॉग आउट करें, जैसे जिसमें हमने ये चीज़ें लिखें। उसमें कोई डाटा इंस्ट्रक्शन नहीं थी, वो जस्ट पेजेस थे और एक स्टैंडर्ड उस पर उन्होंने डाटा दे दिया था हमें, डिज़ाइन करके एक स्टैंडर्ड डाटा हमें प्रोवाइड कर दिया। जब हमने उस वेबसाइट को खोला तो क्या हुआ कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड डाटा आ गया। तो फिर वो जो स्टैंडर्ड डाटा आया वो हमारे पास किसके थ्रू आया, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को देख के हमने एक स्टैंडर्ड डाटा देखा स्टैटिक का। अब वो स्टैटिक पे हमारा क्या फंक्शन परफॉर्म हुआ, व्यू का। अब जब हमने उस स्टैंडर्ड डाटा को हमने कहा भाई अब तो हमें तो आगे चाहिए, हमने इसके अंदर कुछ मज़ीद फंक्शनैलिटी करनी है, तो हमने उसको स्टैटिक से बना लिया डायनामिक। डायनामिक किस तरह करते हैं हम, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या चीज़ ऐड कर देते हैं, एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज ऐड कर देते हैं। लैंग्वेज ऐड करने के साथ क्या होता है कि हमारे पास वो आगे स्टैटिक से डायनामिक में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें हम जावा, पाइथन, .NET जो भी लैंग्वेज होते हैं उसको कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैंग्वेज में। लैंग्वेज में जब डाटा कन्वर्ट होता है तब हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैसे, जब अगर हम इसमें लैंग्वेज में होता है हम उसमें लूप लगा देते हैं, हम उसमें कंडीशंस लगा देते हैं, हम उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, हम उसमें अरे लगा देते हैं। यानी कि अब जो हमारा काम हो रहा है हमारी डिज़ाइनिंग के बाद, जो इसकी एक्सेसिबिलिटी है उस पर क्या है, हमने फंक्शंस अप्लाई कर दिए। जब हम फंक्शंस अप्लाई करते हैं, लिमिटेशंस अप्लाई करते हैं, लूप्स लगाते हैं, तो वो क्या होते हैं, हम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। हम अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब वो किस तरह कंट्रोल करते हैं, हमने एक स्टैटिक वेबसाइट को हमने डायनामिक बनाया, उस पर लॉगिन पेज आ गया, डाटा इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। उसके बाद हमने इसके अंदर लैंग्वेज यूज़ की, लैंग्वेज से क्या हो गया, हमने इसको कंट्रोल कर लिया। अब जब हमने कंट्रोल किया वो किस तरह होता है, अब हम एक स्टैटिक वेबसाइट है, उसमें सब कुछ डिटेल्स हैं, स्कूल की डिटेल्स हैं, सब कुछ। अब उन्होंने हमें क्या कहा कि आप अपने स्टूडेंट को यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, लॉगिन पेज खोला। लॉगिन पेज खोल के हमने उसको उसके अंदर डाटा फिल किया, बैक का, डन का, ओके का ऑप्शन आ गया, नेम, क्लास, ये आ गया हमारे पास ऑप्शन। तो वो क्या हो गई, डाटा की इंस्ट्रक्शन हो गई। और डाटा की इंस्ट्रक्शन किस तरह हुई, जब वो स्टैटिक से हुई डायनामिक में कन्वर्ट। डायनामिक में क्या यूज़ हुई, लैंग्वेज। यानी कि अब हमने उसमें डाटा इंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, उसमें कोई लूप लगा होगा, कोई अरे लगा होगा, कुछ लगा होगा। यानी कि जो अब हमारा व्यू था, व्यू के बाद हमारे पास कंट्रोलर का कंसेप्ट भी हमने इस पर अप्लाई कर दिया। अब जब हमने इस पर कंट्रोलर का कंसेप्ट अप्लाई कर दिया, अब हमारे पास जो डाटा हमने इंसर्ट किया वो कहाँ जाएगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा। अब उसके लिए भी हमें एक चीज़ देखनी, अब उसके लिए हमें जो कंसेप्ट देखना है ना, वो ये है कि अब हम देखेंगे कि आगे हमारे पास कोई डाटा बेस हो जहाँ पे जो जो डाटा इंसर्ट हो रहा है वो हम पुट करें। अब डाटाबेस हम कोई भी लें, तो जब हमारा क्लाइंट जब तक हमारा व्यू का ऑप्शन था वो स्टैटिक था, व्यू से डायनेमिक गया, तो व्यू के बाद हमने कंट्रोल भी उस पर किया, यानी कि वो हमारा कंट्रोलर भी बन गया। उसके बाद जब थर्ड पे जाएंगे, डाटाबेस। अब जो हमारा डाटाबेस है वो क्या है, वो हमारा मॉडल है। अब जो डाटाबेस है, कोई भी हम डाटाबेस बनाएं, SQL पे किसी पे भी बनाएं, तो जो डाटाबेस होगा वो हमारा मॉडल होगा। यानी कि हमने एक चीज़ को हमने व्यू के काबिल बनाया, पहले हमने उसको डिज़ाइन किया, उसको देखने के काबिल बनाया, फिर हमने उसको फंक्शनैलिटी उसमें अप्लाई की कि अब इसमें भाई डाटा की भी इंसर्शन हो, क्योंकि सिर्फ हमने देखने की हद तक नहीं रखनी, उसको मज़ीद करना है। तो हमने उसमें लैंग्वेज पुट करके उसको कंट्रोल किया। अब जो हमने डाटा पुट किया, अब वो भी तो कहीं बैकएंड पे जाके सेव होना चाहिए। अब उसके लिए बैकएंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा मॉडल यूज़ करते हैं डाटाबेस का। तो फिर इस तरह हमारा डाटाबेस के लिए हम कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं। हम ओरेकल यूज़ करते हैं, MySQL यूज़ कर सकते हैं, हम DB2 यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम डायनामिक में जाएं तो ये तो हमारा थोड़ा सा टेम्प्रेरी तौर पे डाटा स्टोर करेगा, उसके बाद ख़त्म। अब इन सारे कंसेप्ट से आपको ये पता लग गया होगा कि MVC कंट्रोलर क्या करता है, MVC कंट्रोलर का क्या काम है। वो हमें स्टैटिक वेबसाइट देता है, उस स्टैटिक वेबसाइट को हम डायनामिक में कन्वर्ट करते हैं। डायनामिक में कन्वर्ट करने के साथ हमारा उससे डाटाबेस भी हमारे पास कनेक्टेड होता है। अब हमारा किस तरह एक वर्क बन गया, पहले थी व्यू के लिए हमारे पास स्टैटिक बनी वेबसाइट, स्टैटिक बनने के बाद हमने उसको डायनामिक किया। अब उसको डायनामिक करने के बाद हमने उसे किसी डाटाबेस से कनेक्ट किया, तो वो जो डाटाबेस था हमारा मॉडल था। अब इस तरह हमारे पास MVC आर्किटेक्चर का हमें समझ आ गया कि MVC आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसमें हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट बना के उसको डायनामिक में कन्वर्ट करके उसको डाटाबेस के साथ अटैच किया जाता है। यानी कि हमारे पास एक डायनामिक वेबसाइट अवेलेबल है, हमने कोई वेबसाइट खोल ली, उसके आगे हमें डिस्प्ले भी होगा, उसका डिज़ाइनिंग भी, उसके बाद लॉगिन लॉग आउट का डाटा की इंस्ट्रक्शन भी होगी, और बैक एंड पे जाके डाटा सेव भी हो रहा होगा। और इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, गूगल
जब हम गूगल खोलते हैं, गूगल पे हम कोई भी गूगल हमने खोला, उस पर हमने कोई भी चीज़ इंसर्ट की, गूगल पे हमने कुछ भी सर्च किया तो हमें उसका सामने डिज़ाइनिंग भी शो हो गई। उसके बाद हमने उसको आगे गूगल का हमारे पास आ जाता है कि लॉगिन कर लो या पासवर्ड चेंज कर लें, तो उसने क्या किया, उसको डायनेमिक में भी कन्वर्ट किया। और क्या करें, वो जो हमारा कहते हैं ना ऑटो सेव कर लो, हम गूगल में कुछ डिफ़ॉल्टेड में सेव कर लेते हैं, ऑलरेडी वो हमारे पास बैकएंड में पड़ा होता है, कभी कभी हम कह देते हैं ऑटो सेव। तो उसने क्या किया, हमारा जो चीज़ें थी वो उसने बैकएंड में जाके सेव भी की। तो इस तरह हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ MVC क्लियर हुआ। अब हमने नेक्स्ट उसमें हम करेंगे 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर एंड एन टायर। एन टायर को मल्टी टायर भी कहा जाता है जब हम मल्टी का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हमें नहीं पता, मतलब जितने भी आ सकते हैं। इसी तरह जब हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं जब हमें नहीं पता होता कि उसमें कितने हैं, तब हम एन लगा देते हैं, इसलिए इसको मल्टी टायर भी कहा जाता है, एन टायर भी कहा जाता है। और लास्ट लेक्चर्स में आपके अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो फिर आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। और एक चीज़ थी हमारे पास फुल स्टेट डेवलपर। फुल स्टेट डेवलपर का अगर मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूँ, समझ लो हमारे पास MVC है ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर। सबसे पहले एक बंदे ने उसकी डिज़ाइनिंग की, आपने एक पर्सन को दे दिया, डिज़ाइनर को, वेबसाइट डिज़ाइनर को, उसने क्या की, उसको स्टैटिक वेबसाइट बना के दे दी, उसको डिज़ाइन कर दी। डिज़ाइनिंग करके उसने कहा मेरा काम ख़त्म, अब अगला बंदा काम देखे। अब अगले बंदे के पास गए, उसने क्या की, उसके अंदर लैंग्वेज ऐड की, जो उसके अंदर फंक्शनैलिटी करनी थी वो पुट कर दी, उसने कहा मेरा काम ख़त्म, अब अगला बंदा देखे। अगले बंदे ने क्या किया, मॉडल बनाया, डाटाबेस का मॉडल बनाया और डाटाबेस के मॉडल को उस वेबसाइट के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, यानी कि उन्होंने ये एक 3 पार्ट में काम डिवाइड हो गया। अब एक आपको काम आता है डिज़ाइनिंग, आपने वो काम कर लिया, दूसरा काम आपने एक पर्सन से करवाया, तीसरा काम आपने एक और पर्सन से करवाया। अब उसके बाद अब अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, आपको डिज़ाइनिंग भी आती है, आपको लैंग्वेज भी आती है, आगे आपको डाटाबेस भी आता है, MySQL, ओरेकल, कोई भी आपको आता है, डाटाबेस आपने किस तरह बने, अगर आपको ये सारे काम आते हैं ना और आपने ये तीनों चीज़ें आपने ये खुद की, आपने ये किसी से करवाई, आपको उसकी कॉस्ट अप्लाई करनी पड़ी, आपने उसको कॉस्ट दी, आपने ये चीज़ नेक्स्ट आपने अगर डाटाबेस किसी से बनवाया तो भी आपको कॉस्ट देनी पड़ी। लेकिन अगर आपको ये भी आता है, डिज़ाइनिंग भी आती है, आपको डायनामिक भी आता है और उसके बाद आपको आगे डाटाबेस भी बनानी आती है, तो आप क्या करेंगे, ये काम भी मैं खुद कर लेता हूँ, ये भी खुद कर लेता हूँ, ये भी खुद कर लेता हूँ। तो क्या होगा कि अगर वो सारी फंक्शनैलिटी खुद करेगा परफॉर्म, सारी चीज़ें वो खुद कर लेगा परफॉर्म, और किसी बाहर के पर्सन से वो चीज़ परफॉर्म करके मतलब उसकी कॉस्ट दे के वो चीज़ नहीं करवाएगा और सारे काम खुद कर लेगा, तो वो कौन होगा, फुल स्टेट डेवलपर। यानी कि फुल स्टेट डेवलपर वो होता है जो सारा काम खुद कर देता है, यानी कि उसकी जिस स्टेट पे वर्किंग होनी होती है वो खुद करता है, हर चीज़ की हर स्टेट पे जो डेवलपमेंट होती है वो खुद कर देता है, तो इसलिए उसे कहते हैं फुल स्टेट डेवलपर। आप फुल स्टेट डेवलपर तब कहलाएंगे जब आप डिज़ाइनिंग भी खुद करेंगे, आप उसमें लैंग्वेज भी खुद ऐड करेंगे और मज़ीद भी चीज़ें खुद करेंगे। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो ड्रॉप करें कमेंट सेक्शन में ताकि उनके आंसर्स आपको मिल सकें।